So we will start with a very quick revision of angular simple harmonic motion and its differential equation. So अगर आपको याद होगा last lecture में we have started off with a new topic that is nothing but angular simple harmonic motion and its differential equation and its differential equation. तो हमने देखा था कि एंगुलर एसएचएम और लीनियर एसएचएम दे आर मोर और लेस सिमिलर। सिर्फ डिफरेंस ये था कि एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में हमने एक हॉरिजॉन्टल रिजिड सपोर्ट लिया था एंड देन वी हैव अ स्प्रिंग इंस्टेड ऑफ अ स्प्रिंग। लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमारे पास एक वर्टिकल सपोर्ट था। तो जस्ट फॉर कंपैरिजन पर्पस इफ यू रिमेंबर, इन केस ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का कॉन्सेप्ट समझने के लिए और उसका डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेट करने के लिए हम एक वर्टिकल रिजिड सपोर्ट लेते हैं, यहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल रिजिड सपोर्ट लेते हैं। देन वी हैव इन दिस केस वी हैव अ टेबल horizontal surface which is frictionless, and in this case we had a block of mass m kept on this surface. और जो ब्लॉक ऑफ मास m है, इट इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग and one end of the spring is attached to a vertical support, whereas in this case we have a spring instead of a spring. यहाँ पे वायर है, वायर का एक एंड रिजिड सपोर्ट को कनेक्टेड है और दूसरा एंड जो था इट इज कनेक्टेड सेंट्रली टू अ डिस्क, मेटालिक डिस्क। तो यहाँ पे हमने एक मेटालिक डिस्क कनेक्ट किया था, तो समथिंग लाइक दिस इज अ थिन मेटालिक डिस्क। और ये जो वायर है, दिस वायर इज मेड अप ऑफ नायलॉन और मेटल। गुड। तो अगर आपको याद होगा, जब स्प्रिंग रिलैक्स सिचुएशन में था, नो फोर्स एक्ट ऑन द ब्लॉक ड्यू टू स्प्रिंग। इसको हमने बोला था इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो दिस लाइन रिप्रेजेंट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द ब्लॉक। सिमिलरली जब वायर रिलैक्स पोजीशन में है, रिलैक्स मतलब हमने इसको रोटेट नहीं किया, वी हैवंट रोटेटेड डिस्क। तो हमने सिर्फ एक वायर के थ्रू एक डिस्क को हैंग करके सस्पेंड करके छोड़ दिया। वी हैव नॉट डन एनीथिंग विद दिस, नो रोटेशन, नथिंग। स्प्रिंग रिलैक्स, स्प्रिंग रिलैक्स, सेम सिचुएशन, इक्विलिब्रियम। तो इसके बाद हमने देखा था व्हाट वी हैव सीन आफ्टर दिस इज, दो सिचुएशन लिए थे हमने। एक केस में, in one of these cases, what we have done is, okay, so basically in one of the cases what we have done is, पहले केस में हमने इसको to the right मूव किया, we have displaced the block to the right। तो राइट में ब्लॉक को मूव करने की वजह से इफ यू शुड रिमेंबर दिस, क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा, स्ट्रेच। तो द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड इन दिस केस। तो स्प्रिंग में स्ट्रेचिंग प्रोड्यूस होगा। और दूसरे केस में, इन द सेकंड केस वी हैव डिस्प्लेस्ड ब्लॉक टू द लेफ्ट, और ब्लॉक को लेफ्ट में डिस्प्लेस करने की वजह से देयर इज कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। इन both the cases displacement and restoring force are oppositely directed। यहाँ पे displacement था to the right, restoring force is to the left। Similarly यहाँ पे उल्टा है, displacement is to the left and restoring force is to the right। तो restoring force जो है is to the right। ओके, तो इतना ही मैं कंपैरिजन के लिए वापस से आपको बता रहा हूँ, डन, बिकॉज जस्ट यू हैव टू कंपेयर दिस टू कॉन्सेप्ट। हमने एंगुलर एसएचएम इन डिटेल देखा था, वी हैव ऑलरेडी सीन, इट इज जस्ट फॉर अ क्विक रिवीजन। So when you displace and release, this block starts performing linear motion, and that linear motion is linear simple harmonic motion, because in that motion restoring force as well as acceleration, ये दोनों के दोनों they are proportional to displacement and they are directly opposite to that of displacement.
एंगुलर एक्सेशन में हम इस डिस्क को रोटेट करते हैं। तो व्हेन द डिस्क इज रोटेटेड द वायर इज ट्विस्टेड। डिस्क को रोटेट करना मतलब वायर को ट्विस्ट करना। हमने डिस्क को रोटेट किया और रिलीज कर दिया। तो व्हेन यू रोटेट डिस्क एंड रिलीज इट, ये जो डिस्क है इट स्टार्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेशन इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ऑसिलेशन विल बी इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दिस ऑसिलेटरी मोशन कैन बी कॉल्ड एज एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ। तो ये जो ऑसिलेटरी मोशन है इसको हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन तब बोलेंगे जब, जैसे पिछले केस में फोर्स वाज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे फोर्स से ज्यादा क्या लिखते हो, टॉर्क। तो टॉर्क शुड बी प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। कौन सा डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंड इट शुड बी डायरेक्टेड अपोजिट टू दैट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो टॉर्क शुड बी प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। therefore torque equal to minus c theta, where c is called as twist constant। और मैग्नीट्यूड वाइज देखोगे तो ट्विस्ट कांस्टेंट इज रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ट्विस्ट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसका यूनिट था न्यूटन मीटर। गुड। बट टॉर्क होता है आई अल्फा। 12th standard का फर्स्ट चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा इक्वल टू माइनस सी थीटा। गुड। therefore अल्फा इक्वल टू माइनस सी थीटा बाय आई, बट अल्फा इज डी ओमेगा बाय डी टी। जैसे एक्सेलरेशन ए इज डीवी बाय डी टी, वैसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज डी ओमेगा बाय डी टी इक्वल टू माइनस सी थीटा बाय आई। omega is d theta by dt minus c theta by I. Therefore you have d2 theta, second derivative of theta, upon dt square plus c theta by I equal to 0। ये था डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ तक हमने इन डिटेल देखा था, और अगला टॉपिक हमने सिर्फ इंट्रोड्यूस किया था, तो उसको हम इन डिटेल अभी देखेंगे। तो अगला टॉपिक था मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट, कौन सा मैग्नेट, बार मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म in a uniform external magnetic field। External magnetic field। So the idea here is हमारे पास एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये होता है कि हर एक पॉइंट पे, एट ईच पॉइंट, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड इज सेम। आप किसी भी पॉइंट पे कैलकुलेट करो तो मैग्नेटिक फील्ड का आपको वैल्यू और उसका डायरेक्शन क्या मिलेगा, सेम। चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो या फिर मैग्नेटिक फील्ड हो, अगर यूनिफॉर्म फील्ड है तो यूनिफॉर्म फील्ड को हम डिनोट करने के लिए क्या यूज करते हैं, वी यूज सेट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स। तो हम पैरेलल वेक्टर्स से मैग्नेटिक फील्ड को, यूनिफॉर्म फील्ड को शो करते हैं। तो हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, वी हैव अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देन यू मस्ट नो मैग्नेटिक फील्ड always starts from north pole and ends at south pole। This is external magnetic field B bar। अगर इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास एक बार मैग्नेट है which is freely suspended, so we have a bar magnet here। हमारे पास एक बार मैग्नेट है which is freely suspended with its axis parallel to the field। अब what is the axis of a bar magnet पता होना चाहिए। तो first of all you should know what is the axis of a bar magnet। Then going back here, यहाँ पे इक्विलिब्रियम मतलब स्प्रिंग ब्लॉक पे कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहा। यहाँ पे इक्विलिब्रियम मतलब वायर डिस्क पे कोई टॉर्क एक्सर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि रोटेशनल मोशन है यहाँ पे। सिमिलरली
Equilibrium here would mean external field is exerting no torque on the bar magnet. ये तब पॉसिबल होता है जब एक्सटर्नल फील्ड का साउथ और मैग्नेट का नॉर्थ दे आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स ईच अदर, क्योंकि मोस्ट स्टेबल सिचुएशन है, नॉर्थ एंड साउथ दे अट्रैक्ट ईच अदर। अगर मैं यहाँ पे साउथ दिखा देता तो साउथ और साउथ में होता है रिपल्शन, तो ये मोस्ट अनस्टेबल सिचुएशन है। द मोस्ट स्टेबल सिचुएशन विल बी जब यहाँ पे नॉर्थ हो, यहाँ पे साउथ हो। बार मैग्नेट का नॉर्थ इज टुवर्ड्स साउथ ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, बार मैग्नेट का साउथ इज टुवर्ड्स नॉर्थ ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। दिस इज द मोस्ट स्टेबल सिचुएशन। तो टू स्टार्ट ऑफ विथ बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हमारे पास एक एक्सटर्नल फील्ड है जिसमें एक बार मैग्नेट फ्रीली सस्पेंडेड है सच दैट इसका जो एक्सिस है, आपका नाम व्हाट इज एक्सिस ऑफ अ मैग्नेट? Axis of a magnet is a straight line passing through both the poles, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ से जो स्ट्रेट लाइन पास होगा उसको आप बोलोगे एक्सिस। सो दिस इज द एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट। ओके, सो दिस इज एक्सिस ऑफ बार मैग्नेट। ये बार मैग्नेट का एक्सिस हो गया। तो ये बार मैग्नेट का जो एक्सिस है इज पैरेलल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। गुड। तो टू स्टार्ट विथ सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो कंसिडर अ बार मैग्नेट, कंसिडर अ बार मैग्नेट सस्पेंडेड इन एन, फ्रीली सस्पेंडेड है। फ्रीली सस्पेंडेड मतलब देयर इज नो अदर फोर्स एक्टिंग ऑन इट, इट इज मैग्नेट फ्रीली सस्पेंडेड in an external uniform magnetic field, in an external uniform magnetic field with its axis parallel to the field, parallel to the field. क्लियर? अब अगर हम इस बार मैग्नेट को रोटेट करते हैं, इफ द बार मैग्नेट इज रोटेटेड एंड रिलीज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपने बार मैग्नेट को रोटेट किया तो उसका एक्सिस भी रोटेट होगा, तो उसका एक्सिस भी रोटेट होने वाला है। तो एक्सिस का रोटेशन, रिमेंबर जब एक्सिस रोटेट होगा तो इन दैट केस इट मेक्स सम एंगल विद द एक्सटर्नल फील्ड। हमने बार मैग्नेट को रोटेट कर दिया तो बार मैग्नेट के रोटेशन की वजह से इस बार मैग्नेट ने एक्सटर्नल फील्ड के साथ एक एंगल बना लिया, दैट इज थीटा। और याद रखना ये रोटेशन है क्लॉकवाइज, तो रोटेशन इज क्लॉकवाइज और टॉर्क विल बी एंटी क्लॉकवाइज। क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ पोल था, नॉर्थ विल ऑलवेज बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स साउथ। तो अगर डिस्प्लेसमेंट ये क्लॉकवाइज है तो टॉर्क ये एंटी क्लॉकवाइज है। देन इफ द बार मैग्नेट इज स्लाइटली रोटेटेड, स्लाइटली मतलब द एंगल इज वेरी स्मॉल। ईच वर्ड, हर एक वर्ड का कुछ मीनिंग है यहाँ पे। स्लाइट बोलना मतलब यहाँ पे स्लाइट का मतलब ये होता है कि एंगल इज स्मॉल, मतलब जहां जहां पे साइन थीटा आएगा वहां पे आप थीटा लिख सकते हो, because for small angle sin theta is approximately equal to theta and for small angle cos theta equal to 1. Okay, so if the magnet is slightly rotated and released it performs angular oscillations. It performs angular oscillations. Angular simple harmonic motion भी बोल सकते हो आप, राइट? now that clear? Good. अब जब ये डिस्प्लेस पोजीशन में था, इन द डिस्प्लेस पोजीशन, और याद रखना जब लीनियर मोशन हो तब आप बोलते हो डिस्प्लेस, जब एंगुलर मोशन हो उसको बोलते हैं डिफ्लेक्टेड।
डिफ्लेक्शन क्यों? क्योंकि जहां जहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगल बनता है, एंगल का एक और नाम है डिफ्लेक्शन, राइट। तो लीनियर मोशन में जिसको आप डिस्प्लेसमेंट बोलते हो, यहाँ पे उसको क्या बोलते हो? डिफ्लेक्शन। तो इन द डिफ्लेक्टेड पोजीशन एक टॉर्क एक्ट होगा विच इज अपोजिट टू दैट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इन द डिफ्लेक्टेड पोजीशन a restoring torque acts on the bar magnet whose magnitude is given by whose magnitude is given by तो ये हम नेक्स्ट चैप्टर में सीखने ही वाले हैं। फिलहाल आपको एज अ फॉर्मूला उसको याद रखना पड़ेगा। तो जो टॉर्क एक्ट होता है, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बार मैग्नेट इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है विच इज म्यू बी साइन थीटा, वेयर म्यू इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अभी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है हम डिटेल में सीखेंगे, बट मैं आपको फिलहाल जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन बता देता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको पता है। यू नो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल? टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस, फाइनाइट मतलब स्मॉल डिस्टेंस, टू एल, इसको आप बोलते हो डाइपोल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल फाइनाइट डिस्टेंस। ये सेंटर है, सेंटर से लेफ्ट में एल और राइट में एल, तो टोटल कितना? 2 है। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक कॉन्सेप्ट है जिसको डिफाइन करते हैं, दैट इज डिनोटेड बाय पी। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिनोटेड बाय पी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्जेस, मैग्नीट्यूड मतलब मॉड वैल्यू ऑफ वन ऑफ द चार्जेस, दोनों में से कोई भी चार्ज लो उसका मॉड लो, मतलब क्यू, इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, 2 है। और ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का मोमेंट है। वैसे सिमिलरली मैग्नेट का भी आपके पास मोमेंट होता है, उसको हम नॉर्मली डिनोट करते हैं एम से, लेकिन यहाँ पे डिनोट करने वाले हैं न्यू से, क्योंकि यहाँ पे एम हम मास के लिए यूज कर रहे हैं इस चैप्टर में, दैट इज व्हाई वी विल बी यूजिंग न्यू। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट सिमिलर टू दिस इज क्यू। लेकिन मैग्नेट में कहाँ से चार्ज आया? मैग्नेट में चार्ज नहीं होता है, मैग्नेट में होता है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल का स्ट्रेंथ जो है, नॉर्थ पोल का जो स्ट्रेंथ है या साउथ पोल का जो स्ट्रेंथ है, उसको हम डिनोट करते हैं क्यू से। नॉर्थ पोल के स्ट्रेंथ को प्लस क्यू बोलते हैं और इसको माइनस क्यू बोलते हैं। ये पोल स्ट्रेंथ है, दिस इज द पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट। क्योंकि आइडिया सिमिलर है, यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे एक नेगेटिव पोल एक पॉजिटिव पोल, तो द स्ट्रेंथ ऑफ पोल इज डिनोटेड बाय क्यू। तो जैसे यहाँ पे चार्ज था, यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ है, जैसे यहाँ पे डिस्टेंस था, यहाँ पे भी डिस्टेंस है, वेयर वेयर 2l इज द डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ये जो म्यू है इट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। एंड बी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, right? And sine theta, where theta is the angle between axis of magnet and the external magnetic field. तो specify कर दो यहाँ पे, where mu is magnetic moment या magnetic dipole moment of bar magnet, magnetic dipole moment of bar magnet, मतलब ये बार मैग्नेट का प्रॉपर्टी है इन शॉर्ट। और बी, कैपिटल बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एंड व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल between
angle between axis of the magnet and external field. Theta is the angle between axis of magnet and external magnetic field. यहाँ तक क्लियर? लेकिन हमने पहले ही बोला स्मॉल एंगल, तो फॉर स्मॉल एंगल अगर डिफ्लेक्शन स्मॉल है तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, देयरफॉर टॉर्क इज इक्वल टू म्यू बी थीटा, राइट। लेकिन ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है। अगर डिस्प्लेसमेंट क्लॉकवाइज है तो टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है, बट इफ द angular displacement is clockwise, then the restoring torque is anti-clockwise. Therefore, torque equal to minus mu b theta. So negative sign indicates that the angular displacement and the restoring torque are oppositely directed. तो हमको ऑलरेडी पता लग गया यहाँ से, torque is directly proportional to theta and it is oppositely directed to theta. Hence, it is angular simple harmonic motion. अब क्योंकि ये एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन में टाइम पीरियड का इक्वेशन क्या होता है? 2 पाई अपॉन रूट ऑफ रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हमने एंगुलर एसएचएम में देखा था, लीनियर एसएचएम में क्या देखा था आपने? लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा। ओमेगा इज नथिंग बट under root of k by m. This is nothing but under root of a by x, linear acceleration per unit linear displacement. ये हमने डिराइव किया था कहाँ पे? लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो टाइम पीरियड ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 2 पाई अपॉन रूट ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन पर यूनिट लीनियर डिस्प्लेसमेंट। So time period in angular simple harmonic motion will be 2 pi upon linear की जगह पे क्या? angular acceleration per unit angular displacement. So alpha by theta. So t will be 2 pi upon root of alpha by theta. Good. तो यहाँ पे हमको अल्फा बाय थीटा डिराइव करना पड़ेगा। हमारे पास अल्फा अभी तक है नहीं, तो लाएंगे। कैसे लाओगे? व्हाट इज टॉर्क? आई अल्फा, राइट, फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 रोटेशनल डायनामिक्स। अगर आपको याद होगा, टॉर्क इक्वल टू था आई अल्फा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। आई अल्फा इक्वल टू माइनस म्यू बी थीटा, देयरफॉर अल्फा बाय थीटा इज इक्वल टू माइनस म्यू बी अपॉन आई। तो अगर मैं मॉड लेता हूँ तो मॉड ऑफ अल्फा बाय थीटा इज इक्वल टू म्यू बी अपॉन आई। गुड, यहाँ तक क्लियर? इज दिस क्लियर? तो यहाँ पे आपने क्या शो किया? अल्फा इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज डायरेक्टेड अपोजिट टू दैट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब इस इक्वेशन से भी आप बता सकते हो दैट द मोशन इज एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। वी नो दैट हमको टाइम पीरियड का इक्वेशन चाहिए। व्हाट डू मीन बाय टाइम पीरियड? मैंने अगर इसको डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, if I displace and release, क्या होगा? It starts performing oscillatory motion. तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? दैट इज कॉल्ड एज
टाइम पीरियड, तो हमको टाइम पीरियड का इक्वेशन चाहिए। तो वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड, क्योंकि उसके क्वेश्चंस भी आते हैं और हम आज सॉल्व करने ही वाले हैं। तो यू विल सी बहुत, इसमें एक ऐसा क्वेश्चन आता है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ बार मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ दे दिया होगा, बी की वैल्यू बता देंगे, म्यू की वैल्यू भी बता देंगे, जो भी रिलेवेंट पैरामीटर है सबकी वैल्यू बता देंगे और पूछेंगे बताओ टाइम पीरियड कितना। तो टाइम पीरियड का इक्वेशन पता होना चाहिए। वी नो दैट टाइम पीरियड of angular SHM of angular simple harmonic motion is T equal to 2 pi upon under root of alpha by theta, but alpha by theta का mod है mu b by I, so this is equal to 2 pi upon under root of mu b by I, mu b upon I. Therefore time period equal to 2 pi into डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में I अपॉन म्यू बी। ये मिल गया आपको टाइम पीरियड ऑफ अ बार मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 2 pi root of I, where I is moment of inertia of bar magnet। ये कैसे फाइंड करते हैं ये न्यूमेरिकल में देखेंगे, क्योंकि हमने अभी तक बार मैग्नेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कैसे करना है देखा नहीं। वी हैव नॉट लर्न दिस इन चैप्टर नंबर 1। व्हाट वी हैव लर्नड इन चैप्टर नंबर 1 इज हाउ टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क अबाउट इट्स ओन एक्सिस, रिमेंबर mr²/2, about a tangent perpendicular to its plane, about a tangent in its plane, about any diameter। ये सब हमने सीखा है, लेकिन बार मैग्नेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करना वी हैव नॉट सीन। तो वो जब न्यूमेरिकल आएगा तब देखेंगे, राइट। और म्यू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मैंने अभी बताया, Q into 2L, where Q is pole strength and 2L is the distance between North Pole and South Pole, and B is external uniform magnetic field। ये तो कांस्टेंट है, ये दिया होगा, बताया होगा कितना टेस्ला है कितना गॉस है। टेस्ला इज SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड गॉस इज CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। तो बहुत सिंपल डेरिवेशन है, आई जस्ट रिपीट इट वेरी क्विकली। एक बार मैग्नेट था फ्रीली सस्पेंडेड इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो फ्रीली सस्पेंडेड इनिशियली उसका एक्सिस, बार मैग्नेट का एक्सिस वाज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। दैट सिचुएशन इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब नो अनबैलेंस फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, मतलब इनिशियली ऐसा था। इन दिस केस एक्सिस ऑफ द मैग्नेट is aligned with the magnetic field, something like this, right? So there is no angle, zero angle। यहाँ तक क्लियर? उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, what do we call this as, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, equilibrium position। No unbalanced force is acting on it, so that is called as equilibrium position। उसके बाद हमने क्या किया, what we have done after that is हमने इसको रोटेट कर दिया था। ओके तो अब ठीक है, इट विल नॉट गो इन द बैकग्राउंड। हमने इसको रोटेट किया तो मैग्नेट के एक्सिस ने एक्सटर्नल फील्ड के साथ एक एंगल बना लिया, दैट इज नथिंग बट थीटा। सो वी हैव डिस्प्लेस्ड को बोलेंगे डिफ्लेक्ट, वी हैव डिफ्लेक्टेड दिस बार मैग्नेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड रिलीज। सो दिस बार मैग्नेट स्टार्ट परफॉर्मिंग SHM, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन या एंगुलर ऑसिलेशन भी बोल सकते हो। गुड, दैट क्लियर। देन हमें फाइंड करना था व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ बार मैग्नेट। तो जब ये डिफ्लेक्टेड पोजीशन में है, क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन है, तो रिस्टोरिंग टॉर्क क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। बट रिस्टोरिंग टॉर्क का मैग्नीट्यूड होता है म्यू बी साइन थीटा। म्यू इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट, बी इज स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसको और एक नाम है, इसको मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं, राइट। एंड साइन थीटा, बट थीटा इज स्मॉल, तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, देयरफॉर टॉर्क विल बी म्यू बी थीटा। ये मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन भी लोगे तो माइनस आ जाएगा, बिकॉज रिस्टोरिंग टॉर्क एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिटली डायरेक्टेड। देन टॉर्क इज आई अल्फा, तो आई अल्फा इक्वल टू माइनस म्यू बी थीटा, तो अल्फा बाय थीटा इज माइनस म्यू बी बाय आई।
Mod of alpha by theta is mu b by I. Time period of angular simple harmonic motion is 2 pi upon root of alpha by theta. 2 pi upon root of alpha by theta is mu b by I. So time period is 2 pi under root of I upon mu b. This is the time period of a bar magnet vibrating in uniform external magnetic field. Is that clear? Is this clear? Can we go ahead with last important topic? उसके बाद दो टॉपिक है which are not really relevant. They are just some three topics. तो अब so far जितने भी टाइप के मोशंस हमने स्टडी किए हैं, मोशंस मतलब मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात कर रहा हूँ। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमने स्प्रिंग का केस लिया था, मतलब दो टाइप थे, एक था लीनियर, एक था एंगुलर। लीनियर में सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था द लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ अ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, बट दिस मास वाज केप्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल। तो ये जो टेबल था दैट वाज फ्रिक्शनलेस। इसका मतलब देयर इज नो डैम्पिंग। डैम्पिंग का मतलब क्या होता है? सपोज मैंने इसको मीन पोजीशन में डिस्प्लेस करके एक पोजीशन तक लाया, राइट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दैट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड, राइट। तो हमने क्या किया, इसको डिस्प्लेस किया, ये एम्पलीट्यूड है, दिस इज एम्पलीट्यूड। तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है तो क्या बोलते हो? एम्पलीट्यूड। हमने ब्लॉक को डिस्प्लेस किया, एक मैक्सिमम डिस्टेंस तक छोड़ दिया इसके बाद, तो दिस मैक्सिमम डिस्टेंस इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में जैसे आपने रिलीज किया, इट गोज टू अ डिस्टेंस ऑफ माइनस ए फ्रॉम मीन। तो अगर मीन से राइट साइड में ए है तो लेफ्ट साइड में भी ए है, तो माइनस ए। then again it goes to a, then goes to minus a minus a minus a, चलता रहेगा ऐसे, राइट। तो कहीं पे भी यहाँ पे इस मोशन में एम्पलीट्यूड विथ टाइम कम नहीं हो रहा है, देयर इज नो डैम्पिंग। डैम्पिंग मतलब व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ अ मोशन डिक्रीजेस विथ टाइम, उसको हम बोलते हैं डैम्पिंग, राइट। पीरियोडिक ऑसिलेशन of gradually decreasing amplitude, gradually मतलब slowly, are known as damped oscillations, and the oscillator, ये oscillator है, is called as damped harmonic oscillator। तो याद रखना, अभी तक हमने जितने भी केसेस देखे हैं, चाहे वो केस हो मास का अटैच टू स्प्रिंग, यहाँ पे कहीं पे भी हमने ऐसा मेंशन नहीं किया था कि विथ टाइम एम्पलीट्यूड कम होगा। तो विथ टाइम अगर एम्पलीट्यूड कम नहीं हो रहा है, राइट, रिमेंबर दिस, विथ टाइम एम्पलीट्यूड कम हुआ कि यहाँ पे नहीं, क्योंकि हमने फ्रिक्शन लिया नहीं। अगर आप फ्रिक्शन भी कंसिडर करते, अब फ्रिक्शन दो टाइप का आएगा यहाँ पे। नंबर वन, फ्रिक्शन बिटवीन द टेबल एंड द ब्लॉक, है ना, क्योंकि फ्रिक्शन कब होता है? व्हेन टू सरफेसेस आर इन कांटेक्ट। तो हमने पहले ही बोल दिया था कि दिस टेबल इज फ्रिक्शनलेस। तो अगर अब हम लोग फ्रिक्शन इंक्लूड करते हैं, so friction मतलब resistive force, opposing force, it can be because of friction between block and table. Number two, अगर सराउंडिंग में मैंने एयर डाल दिया, क्योंकि हमने ये भी नहीं बोला था कि यहाँ पे सराउंडिंग में कुछ है क्या, तो कुछ नहीं था, वैक्यूम था। लेकिन इमेजिन यहाँ पे सराउंडिंग में एयर है, तो ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक किससे पास होगा? एयर से पास होगा। नाउ एयर ऑफर्स रेजिस्टेंस। एयर क्या करता है? अपोज करता है, उसको हम बोलते हैं ड्रैग। क्या बोलते हैं उसको? ड्रैग। तो दो दो सोर्सेस हो सकते हैं किसके? फ्रिक्शन के। एक है फ्रिक्शन बिटवीन सरफेस ऑफ टेबल एंड द सरफेस ऑफ ब्लॉक, और दूसरा दूसरा एयर ड्रैग, विस्कस ड्रैग, इसको विस्कस ड्रैग भी बोलते हैं, राइट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस नंबर वन, ऑफ कोर्स, अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूं, इफ आई प्लॉट अ ग्राफ ऑफ एम्पलीट्यूड अगेंस्ट टाइम, यहाँ पे मैं एम्पलीट्यूड प्लॉट कर रहा हूं एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो पहले केस में जब आपने फ्रिक्शन कंसिडर किया ही नहीं था, तो विथ टाइम एम्पलीट्यूड रिमेन्स सेम, देयर इज नो चेंज इन द एम्पलीट्यूड, इट विल ऑलवेज बी सेम। तो याद रखना, मैं पहले डमी लाइन ड्रॉ कर दूंगा यहाँ पे, सो दैट इट डजंट
लुक गिव अ रॉन्ग इंप्रेशन, ठीक है, फाइन। तो व्हाट यू विल हैव इज विथ टाइम देयर इज नो डैम्पिंग। नो डैम्पिंग मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन इज सेम। आप किसी भी टाइम इंस्टेंस पे देखोगे तो यू विल गेट ऑलवेज सेम एम्पलीट्यूड, करेक्ट। एग्जाम्पल नंबर टू, एग्जाम्पल नंबर टू, हमने पेंडुलम का केस लिया था। इस पेंडुलम के केस में भी हमने एयर का ड्रैग कंसीडर नहीं किया। यहाँ पे भी दो टाइप के फ्रिक्शन आएंगे। नंबर वन, पेंडुलम जब स्विंग होता है तो वो एयर से स्विंग होता है। अगर सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर है तो एयर में स्विंग होगा, तो एयर क्या करेगा, ड्रैग एक्सर्ट करेगा। सेकेंड सोर्स, जहां पे आपने पेंडुलम को टाई किया था, चाहे वो पेंडुलम हो चाहे ये हो, जहां पे आप उसको टाई करते हो, जहां पे आप उसको टाई करते हो, सस्पेंड करते हो, जहां से, वहां पे फ्रिक्शन होता है। देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन रिजिड सपोर्ट एंड द वायर। तो यहाँ पे भी दो टाइप के, दो सोर्सेस ऑफ अपोजिशन आ सकता है। एक, द पेंडुलम इज स्विंगिंग थ्रू एयर, तो एयर ड्रैग है। नंबर टू, देयर इज फ्रिक्शन एट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, करेक्ट। हमने वो दोनों ही कंसिडर नहीं किए थे, तो उस केस में भी एम्पलीट्यूड क्या था, कांस्टेंट। गुड, राइट। लेट अस टेक अ प्रैक्टिकल केस नाउ। स्विंग, झूले पे बैठे हैं कभी, बैठे हो? कौन सा झूला, मैं मशीन वाला बात नहीं कर रहा हूँ, ये नॉर्मल रस्सी आप लगाते हो, उसके ऊपर बैठ जाते हो, राइट। फिर आप ग्राउंड पे लात मारते हो एंड देन यू स्टार्ट स्विंगिंग, राइट, करेक्ट। आपने जब जब ग्राउंड पे फोर्स एक्सर्ट करना बंद कर दिया तो क्या होगा, धीरे 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 एम्पलीट्यूड विल डिक्रीज। व्हाई? बिकॉज दैट मोशन इज डैम्प मोशन। व्हाई? बिकॉज यू आर बेसिकली, योर स्विंग इज थ्रू एयर, तो एयर क्या करता है, रेजिस्टेंस ऑफर करता है, तो धीरे धीरे एम्पलीट्यूड क्या होता है, कम। उसको हम बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। ओके, तो देन रिमेंबर, उस केस में एम्पलीट्यूड कैसा दिखेगा, उस केस में एम्पलीट्यूड विथ टाइम, उस केस में एम्पलीट्यूड विथ टाइम कम होता जाएगा। इट विल कीप ऑन रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग एंड फाइनली बिकम्स zero, right? Such a motion in which the amplitude decreases with time is called as damped oscillation, right? यहाँ तक क्लियर? तो अब अगला टॉपिक हमारा है रिलेटेड टू डैम्प्ड ऑसिलेशन। अब इसमें व्हाट इज सो बिग डील, है डैम्पिंग है, हाँ ठीक है डैम्पिंग है, लेकिन रिमेंबर, आप जब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हो, अभी मैंने इसलिए रिपीट किया आगे, मैं वापस बता देता हूँ। जब आपने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया था, कहाँ से स्टार्ट किया था, आपने स्टार्ट किया था रिस्टोरिंग फोर्स के इक्वेशन से, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, करेक्ट। देन एफ इक्वल टू माइनस के एक्स क्यों लिखा, क्योंकि एक ही फोर्स था, दैट इज ओनली रिस्टोरिंग फोर्स, दूसरा फोर्स था ही नहीं वहां पे। फिर आप एफ को लिखते हो एम ए इक्वल टू माइनस के एक्स, फिर ए को आप लिखते हो माइनस के बाय एम एक्स, फिर ए आता है डी टू एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस के बाय एम एक्स इक्वल टू जीरो। फिर इसको सॉल्व करके आप पहले फाइंड करते हो v, जो आता है प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व करके आपको मिलता है x इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। तो साइन या फिर कॉस, साइन या कॉस दोनों चलेगा यहाँ पे, बिकॉज बोथ आर हार्मोनिक इन नेचर। इसका मतलब ये था कि यहाँ पे आपने जो फ्रिक्वेंसी लिया है वो है ओमेगा रूट ऑफ के बाय एम। दूसरा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो आपने एम्पलीट्यूड लिया है वो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है, इट इज नॉट डिक्रीजिंग विद टाइम। देखो सिर्फ ए लिखा है, लिखा है समथिंग, अभी डिक्रीजिंग फंक्शन कैसे दिखाते हो, तो मैथ पता होना चाहिए। इफ एम्पलीट्यूड इज डिक्रीजिंग विद टाइम, तो एम्पलीट्यूड ए ई रेज टू माइनस समथिंग आना चाहिए। अब माइनस समथिंग क्या है वो बाद में देखेंगे हम लोग। तो ई रेज टू माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस मतलब क्या, डिक्रीजिंग, प्लस मतलब क्या, इंक्रीजिंग। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, इफ आई राइट डाउन प्लस, रिमेंबर इफ आई राइट डाउन प्लस, तो उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब एम्पलीट्यूड बढ़ते ही जा रहा है, राइट। और अगर मैंने लिखा ई रेज टू माइनस, तो ए इंटू ई रेज टू माइनस समथिंग मतलब एम्पलीट्यूड कम होते जा रहा है।
राइट। तो इसका मतलब ये है कि अगर डैम्प्ड ऑसिलेशन है आपके पास, तो डैम्प्ड ऑसिलेशन में x इक्वल टू a साइन कॉस ओमेगा टी प्लस पाई नहीं आएगा, वहां पे एम्पलीट्यूड के साथ एक डिक्रीजिंग फैक्टर भी आएगा। नंबर टू, वहां पे ओमेगा फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, मतलब रूट ऑफ के बाई एम नहीं आएगा, वहां पे रूट ऑफ के बाई एम माइनस समथिंग आएगा। क्यों माइनस आएगा? लॉजिकली सोचो, यू हैव टू थिंक लॉजिकली। जब डैम्पिंग होता है, डैम्पिंग मतलब बेसिकली एम्पलीट्यूड कम होना, एम्पलीट्यूड कम होने के साथ साथ मोशन स्लो डाउन भी होता है। मोशन स्लो डाउन होना मतलब फ्रीक्वेंसी कम होना। तो अनडैम्प्ड केस में फ्रीक्वेंसी कितना था? कितना था फ्रीक्वेंसी? ओमेगा क्या था अनडैम्प्ड में? लिखा है यहाँ पे, व्हाट इज ओमेगा फॉर अनडैम्प्ड मोशन? अंडर रूट ऑफ के बाई एम। तो डैम्प मोशन में ओमेगा डैश will be equal to under root of k by m minus something। याद रखो, डैम्पिंग एम्पलीट्यूड कम होने के साथ साथ मोशन स्लो भी हो जाता है। स्लो होता है मतलब फ्रीक्वेंसी कम होता है। फ्रीक्वेंसी कम होने का मतलब है कि यहाँ पे आप k बाय m में से कुछ माइनस करोगे। अगर मोशन अनडैम्ड है, अगर मोशन अनडैम्ड है तो उस केस में ओमेगा इज जस्ट रूट ऑफ के बाय एम। अगर मोशन डैम्ड है तो उस केस में ओमेगा इज रूट ऑफ के बाय एम माइनस समथिंग। तो फ्रीक्वेंसी माइनस करना मतलब कम होना कि बढ़ना? कम होना। करेक्ट। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? कम हुआ। राइट। फ्रीक्वेंसी कम होगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा कि कम होगा? ओ, फ्रीक्वेंसी 2 पाई बाय ओमेगा, ये कम होना मतलब टाइम पीरियड का बढ़ना। मतलब पहले जहां पे एक ऑसिलेशन के लिए फॉर एग्जांपल 5 सेकंड लग रहे थे, बाद में उसी एक ऑसिलेशन के लिए 5 सेकंड से ज्यादा टाइम लगेगा। इसको बोलते हैं स्लोइंग डाउन ऑफ द मोशन। मतलब टाइम पीरियड नाउ इज मोर कंपेयर टू द प्रीवियस केस। गुड। तो अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक इज डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो हम पहले इसको अच्छे से एक बार पूरा समझ लेंगे। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन, तो बेसिक आइडिया यहाँ पे ये है डैम्प्ड ऑसिलेशन का। इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इज reduced with the help of some external force, if the oscillation का जो amplitude है, if the amplitude of oscillation is reduced, decreased with the help of some external force, external क्यों? जब स्विंग है, पेंडुलम है, वो जब एयर से पास होता है तो एयर उस पर फोर्स लगाता है, वो एक्सटर्नल फोर्स है, वो पेंडुलम का खुद का नहीं है। तो इफ द एम्पलीट्यूड, मैं लिख ही देता हूँ, इट्स बेटर थिंग टू नोट इट डाउन हियर। इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ oscillation, if the amplitude of oscillation, हम यहाँ पे लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात कर रहे हैं। oscillation decreases, decreases due to, due to external force, due to external force, then the oscillations, then the oscillations are said to be, are said to be, क्या बोलोगे? Are said to be damped oscillations, said to be damped oscillations. Thus angular oscillations, angular any oscillation in general, thus oscillations, periodic oscillation is a better word to use. Thus periodic oscillations of gradually decreasing amplitude, thus periodic oscillations of gradually, what do you mean by gradually? Slowly, gradually decreasing amplitude are known as, are known as damped oscillations, damped oscillations. And the oscillator
and the oscillator is known as damped oscillator. Oscillator is known as damped oscillator. अब what is the meaning of oscillator? For example, आप अगर आप झूले पे बैठ गए और that swing उसका एम्पलीट्यूड विथ टाइम कम हो रहा है तो मोशन को बोलोगे डैम्ड ऑसिलेशन और झूले को बोलोगे डैम्ड ऑसिलेटर. So that device which produces oscillation is called as damped oscillator. Good. Now the clear. For example, घड़ी का पेंडुलम ऐसे जब परफॉर्म कर रहा था उसमें जब तक सेल है तब तक वो सेल एनर्जी सप्लाई करता रहेगा टू मेंटेन कांस्टेंट एम्पलीट्यूड. जैसे ही सेल डाउन हो गया तो आप देखोगे कि धीरे धीरे उसका ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड कम होते जा रहा है. क्यों? क्योंकि अब एयर रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए एनर्जी सप्लाई नहीं हो रहा है. दैट इज व्हाई. So in that case, in which the battery of that wall clock has died, in that case, the oscillator becomes damped oscillator, and in few seconds, that motion will come to rest. So the amplitude come होते जा रहा है amplitude. So it was decreasing, and it died now. तो यहाँ तक clear. Good. अब हमको equation बनाने हैं. So we want to have equation. अब equation कैसे बनाओगे? हमको ऑलरेडी एक फेमस केस पता है स्प्रिंग का. तो स्प्रिंग का ही केस ले लेंगे. स्प्रिंग के एक एंड को कहाँ अटैच किया था? रिजिड सपोर्ट. दूसरे एंड को कहाँ अटैच किया था? ब्लॉक पे. राइट. और उस केस में रिजिड सपोर्ट क्या था? वर्टिकल. इस केस में हम लोग रिजिड सपोर्ट ले लेंगे हॉरिजॉन्टल. तो लेट अस टेक हॉरिजॉन्टल रिजिड सपोर्ट. इस हॉरिजॉन्टल रिजिड सपोर्ट से हम लोग एक स्प्रिंग निकाल लेंगे और उस स्प्रिंग को अटैच कर देंगे टू अ वेट. वेट इज कॉल्ड एज लोड. तो इस लोड यहाँ पे लोड लगा दिए. तो वी हैव अ स्प्रिंग हियर which is attached, which is suspended from a rigid support, and the other end of the spring is loaded with some mass. Correct. अब imagine यहाँ पे कोई एयर नहीं है, nothing. तो हमने अगर इसको नीचे पुश पुल करके खींच के छोड़ दिया, क्या होगा? लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड. राइट. क्यों कांस्टेंट एम्पलीट्यूड? क्योंकि जब आपने इसको नीचे डिस्प्लेस किया तो स्प्रिंग क्या हुआ? स्ट्रेच हुआ. तो स्प्रिंग वाज इन स्ट्रेच्ड सिचुएशन. करेक्ट. राइट. तो डिस्प्लेसमेंट है नीचे की तरफ, रिस्टोरिंग फोर्स है ऊपर की तरफ. करेक्ट. और कोई फोर्स नहीं है तो F इक्वल टू माइनस के एक्स. राइट. बट नाउ वेट, let us put something extra यार. एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं एक कंटेनर रख देता हूं और इस कंटेनर के अंदर मैं एक लिक्विड फिल कर देता हूं. तो लेट अस fill this container with some liquid, and then इस कंटेनर में लिक्विड फिल करने के बाद what we will do is, ये जो मास था, जो लोड था, इस लोड को हम एक वेन लगा देते हैं. वेन मतलब एक टी शेप रॉड होता है. तो यू शुड नो वेन मतलब अ टी शेप्ड रॉड. So you have a vein here, which is a T-shaped rod. This T-shaped rod is connected to one end of the T-shaped rod is connected to the block, and other end is inside liquid. Good. Now the clear. तो हमने क्या किया? हमने डैम्ड ऑसिलेशन समझने के लिए एक ब्लॉक लिया, उसको स्प्रिंग से अटैच किया, स्प्रिंग का दूसरा एंड हॉरिजॉन्टल रिजिड सपोर्ट को कनेक्ट कर दिया और इस ब्लॉक के नीचे एक वेन लगा दिया. दिस टी शेप रॉड इज कॉल्ड एज वेन. गुड. और इस वेन को एक लिक्विड के अंदर छोड़ दिया. अब क्या होगा? अब अगर मैं इसको डिस्प्लेस करता हूं, फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको डिस्प्लेस करता हूं तो वेन भी डिस्प्लेस होगा. वेन कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा. स्प्रिंग क्या होगा? स्ट्रेच होगा. तो स्प्रिंग विल बी स्ट्रेच्ड इन दिस केस, एंड व्हेन रिलीज्ड, तो स्ट्रेचिंग के बाद जब इसको मैंने रिलीज किया तो व्हाट विल हैपन इज ऑसिलेटरी मोशन. बट वेट, इन दिस केस ये जो वेन है इट इज
बेसिकली इनसाइड अ लिक्विड। तो जब ये लिक्विड लिक्विड के अंदर है और ये मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो लिक्विड आपको पता होना चाहिए, चैप्टर नंबर 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, whenever an object or solid passes through a liquid, the liquid exerts viscous force, viscous drag, and that viscous force or viscous drag is the force of opposition. तो ये लिक्विड इस वेन के मोशन को अपोज करेगा। अगर वेन का मोशन अपोज होगा तो मास का मोशन भी अपोज होगा, क्योंकि मास इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू वेन, एंड हेंस विद टाइम, क्योंकि यहाँ पे अपोजिशन फोर्स है, हेंस विद टाइम एम्पलीट्यूड विल ग्रेजुअली डिक्रीज। गुड, राइट। तो अब इस केस में दो फोर्सेस है। पहला फोर्स है रिस्टोरिंग फोर्स, मैं इसको बोल देता हूँ एफ आर, रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स कौन एग्जर्ट कर रहा है? स्प्रिंग। किस पे? मास पे। दैट इज गिवन बाय माइनस के एक्स। ओके, देन दूसरा फोर्स है डैम्पिंग फोर्स। डैम्पिंग फोर्स किसकी वजह से आया? वेन की वजह से। इसको हम डिनोट करेंगे एफ डी। अब बहुत जगह पे रिस्टोरिंग फोर्स को लिखना है एफ एस, क्योंकि दिस इज ड्यू टू स्प्रिंग। दिस फोर्स इज एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग ऑन द मास, hence it is called as fs। तो fs क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स। अगर आपने मास को नीचे पुश किया, मतलब नीचे डिस्प्लेस किया, तो रिस्टोरिंग फोर्स इज अपवर्ड। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिटली डायरेक्टेड। दूसरा फोर्स है डैम्पिंग फोर्स। डैम्पिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ द वेन इन द लिक्विड। जितना ज्यादा स्पीड होगा उतना ही ज्यादा डैम्पिंग फोर्स होगा, राइट। तो डैम्पिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। आप जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हो तो क्या लिखते हो? कांस्टेंट। तो यहाँ पे कांस्टेंट है बी, विच इज कॉल्ड एज डैम्पिंग कांस्टेंट, राइट। लेकिन ये जो लिक्विड है ये मोशन को सपोर्ट कर रहा है कि अपोज कर रहा है? अपोज। तो जहां जहां अपोजिशन हो वहां वहां पे आता है माइनस, करेक्ट। तो पिछले केस में एक ही फोर्स था, यहाँ पे दो फोर्सेस है। तो द नेट फोर्स इज restoring force plus damping force, but restoring force is minus kx and damping force is minus bv. So therefore net force F equal to minus kx minus bv, but force itself is mass into acceleration minus kx minus bv. Therefore A equal to minus k by mx minus b by mv। सिर्फ मैंने मास से दोनों साइड को डिवाइड कर दिया, hence you have minus k by mx and minus b by m into v। But what is acceleration? d2x by dt square। इसको यहाँ पे लाओ, प्लस k by mx, इसको भी यहाँ पे लाओ, प्लस b by mv इक्वल टू 0। पिछले केस में जब डैम्पिंग नहीं था तो डिफरेंशियल इक्वेशन में ये टर्म भी नहीं था। d2x by dt square plus k by mx equal to 0. This is differential equation of linear undamped simple harmonic motion, and d2x by dt square plus k by mx plus b by mv is differential equation of linear damped simple harmonic motion. So that is the basic difference. एक term यहाँ पे extra है। Then you should remember, हम d2x by dt स्क्वायर प्लस k by mx को दो बार इंटीग्रेट करते हैं। पहली बार इंटीग्रेट करते तो वेलोसिटी मिलता है, दूसरी बार करते हो तो डिस्प्लेसमेंट मिलता है। वहां पर डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन था a साइन या कॉस। मैं कॉस लिख देता हूँ, साइन या कॉस बोथ आर हार्मोनिक, और जनरल इक्वेशन में दोनों ही यूज हो सकते हैं। आपको साइन लिखना है साइन लिखो, डजंट मैटर। आपके अभी टेक्स्ट बुक में वैसा लिखा है तो आई एम फोर्स टू डू इट। आपको साइन लिखना है, परफेक्टली फाइन। ओमेगा टी प्लस फाइव, ये था इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, अनडैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब डैम्पिंग में दो चीज होगा, एक तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज नॉट कांस्टेंट। पिछले केस में फ्रीक्वेंसी वाज अंडर रूट ऑफ k by m डन। गुड, यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे यू विल हैव न्यू फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे आपको एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट नहीं है, तो ये आता है e raised to minus something। एग्जैक्टली व्हाट? माइनस bt by 2m। लेट मी चेक इन्होंने करेक्ट दिया है कि नहीं। वो तो bt by 2m है, यस। तो इज माइनस bt by 2m।
where B is damping constant, T is time instant, 2 is 2 and M is mass. इसका mass of the block. Okay, right? So A e raised to minus BT by 2M cos of omega dash T plus phi. तो चेंज कितना है? सिर्फ ये एक्स्ट्रा टर्म है यहाँ पे जो आपको बता रहा है माइनस, मतलब एम्पलीट्यूड इज डिक्रीजिंग विद टाइम. दूसरा है ये ओमेगा डैश विच इज टेलिंग यू द फ्रीक्वेंसी is also decreasing with time because this omega dash will be under root of omega minus something. What minus something? अभी under root of omega मैं लिखूंगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा. इस पर लिखेंगे under root of k by s. अगर आपको ओमेगा की टर्म में लिखना है तो आप लिख सकते हो ओमेगा स्क्वायर. तो ओमेगा स्क्वायर माइनस b by 2m. तो आई थिंक माइनस b by 2m. यस, माइनस b by 2m स्क्वायर. तो यह आ जाएगा b by 2m का स्क्वायर. माइनस होना मतलब फ्रीक्वेंसी कम होना. तो ओमेगा डैश इक्वल टू व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर? k by m माइनस b by 2m. फ्रीक्वेंसी कम होने का मतलब होता है टाइम पीरियड बढ़ना. बेसिक एग्जांपल देता हूँ. यहाँ से नासिक के लिए नॉन स्टॉप बसेस चलते थे जिसका फ्रीक्वेंसी था हाफ आवर, मतलब हर आधे घंटे में एक बस मिलेगा आपको. अब हो गया वो 1 आवर. 1 आवर होना मतलब फ्रीक्वेंसी कम होना. अब एक घंटे में एक ही बस है. करेक्ट, राइट? तो टाइम पीरियड बढ़ गया कि नहीं? मतलब मोशन स्लो डाउन हो गया. गुड. हाँ, तो फ्रीक्वेंसी कम होने का मतलब क्या होता है? टाइम पीरियड इंक्रीज होना. तो व्हाट इज टाइम पीरियड? वहां पे क्या था? टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा. यहाँ पे क्या आएगा? 2 पाई बाय ओमेगा डैश. तो 2 पाई बाय ओमेगा डैश इज k बाय n माइनस b बाय 2m का स्क्वायर. दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ damped linear simple harmonic motion. Is this clear? Good, right? So questions related to this and also one more revision of this we will do in the next session. That's it for today.